24 मार्च 2015 सुबह 9:27 एक प्लेन कांटेक्ट में आता है मर्साई ऑन रूट कंट्रोल सिस्टम के। ये प्लेन एक एयरबस 320-211 होता है एंड इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं जर्मन विंग्स। ये प्लेन जा रही होती है बार्सिलोना से डसेल्डॉर्फ। सारी चीजें नॉर्मल नजर आ रही थी। इस प्लेन के जो कैप्टन थे उन्होंने सुबह 9:30 बजे फिर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्लियरेंस पढ़ा, जिसकी वजह से इनको अलाउड था रास्ते में आ रहे एक वे पॉइंट की तरफ जाना। लेकिन थोड़े ही मिनटों बाद कुछ गलत लग रहा था। मर्साई के कंट्रोल सेंटर में यह देखा जाता है कि इस प्लेन की जो ऑल्टीट्यूड है फ्लाई करने की वो 30,000 फीट है एंड ये 2,000 फीट नीचे था जहां पर ओरिजिनली उसको होना चाहिए था एंड इसके साथ साथ वो ऑल्टीट्यूड नीचे नीचे गिरा जा रहा था। ये देखकर मर्साई कंट्रोल सेंटर से एक कॉल किया गया उस प्लेन में एंड ये पूछा गया कि आपको किस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के लिए क्लियरेंस मिली है, लेकिन प्लेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले 30 सेकंड में मर्साई कंट्रोल सेंटर ने फ्लाइट क्रू को कांटेक्ट करने के लिए 2 और ट्राई किए एंड इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। 9:34 पर कंट्रोल सेंटर ने ट्राई किया एक अलग फ्रीक्वेंसी पे उस फ्लाइट से कनेक्ट करने का, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब 9:35 से लेकर 9:39 तक मर्साई कंट्रोल सेंटर ने उस फ्लाइट को कांटेक्ट करने का ट्राई किया अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्रॉम द फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम ने भी ट्राई किया इनको कांटेक्ट करने का। इसके अलावा एक और फ्लाइट ने ट्राई किया, लेकिन हर बार कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फ्रॉम द जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525। 9:40 पर उस फ्लाइट से रेडार कांटेक्ट लूज हो गया। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने एक डिस्ट्रेस फेज ट्रिगर कर दिया। इसका मतलब यह था कि उस फ्लाइट में जितने भी लोग हैं वो डेंजर में हैं एंड उनको हेल्प चाहिए। एंड सुबह के 9:41 पर जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 क्रैश कर जाती है एल्प्स के एक माउंटेन में। लेकिन हुआ क्या? जो क्रैश हुआ वो एक रिमोट माउंटेन पे हुआ, जिसका मतलब यह था कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर था। अब क्योंकि वो एक रिमोट एरिया था, वहां पर रोड्स का एक्सेस नहीं था, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी क्रू है उसको हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा था। जो प्लेन क्रैश किया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब इस प्लेन का जो इंपैक्ट एरिया था वो बहुत वाइड था, लेकिन उसके पीसेस जो थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए थे। कॉकपिट का वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर उसी वीक में मिल गया था, लेकिन वो दोनों बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। एंड जब फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स ने उस डेटा के थ्रू एक स्टोरी बनाने का ट्राई किया, वो स्टोरी एक पर्टिकुलर नैरेटिव और एक पर्टिकुलर एक्शन की तरफ पॉइंट कर रही थी। जो प्लेन था वो हाईजैक हुआ था, लेकिन नॉट बाय टेररिस्ट्स। अब पीछे चलते हैं। जब एयरक्राफ्ट अपने प्रिस्क्राइब्ड ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने लगता है, तब जो कैप्टन होते हैं वो 9:30 बजे सुबह अपने कॉकपिट से निकलकर बाथरूम जाते हैं। लेकिन जब कैप्टन बाथरूम में थे, उस प्लेन को एक अलग ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के लिए कॉकपिट से कमांड दी गई। अब 9:34 पर कैप्टन बाथरूम से वापस आते हैं एंड कॉकपिट में घुसने के लिए एक्सेस का रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिलता है एंड जो दरवाजा होता है कॉकपिट का वो लॉक होता है। अब जब कैप्टन खड़े होते हैं कॉकपिट के डोर पे, वो अचानक से कुछ समझना स्टार्ट करते हैं। जो उनका को पायलट था उसने प्लेन हाईजैक कर लिया था एंड अब कैप्टन के पास कोई रास्ता नहीं था कॉकपिट में अंदर जाने का। कॉकपिट में एंटर करने के लिए जो क्रू मेंबर है उसको एक इंटरकॉम पे कॉल करना पड़ेगा कॉकपिट के अंदर। इसके बाद एक कीपैड पे उसको हैश वाली की दबानी पड़ेगी। इस चीज की वजह से पायलट को अलर्ट मिल जाता है कि कोई कॉकपिट के डोर पे है। अब पायलट के हाथ में होता है कि वो कंट्रोल को चेंज कर दे एंड डोर को लॉक से अनलॉक कर दे, और जो क्रू होता है उसको इमरजेंसी कोड्स भी कुछ दिए जाते हैं ताकि वो डायरेक्टली उसे दबाकर अंदर घुस पाए अगर उन्हें कुछ सस्पिशन है कि कॉकपिट में कुछ गलत हो रहा है या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब इस इमरजेंसी वाले तरीके के लिए क्या करना होता है कि जो इमरजेंसी कोड होता है उसको तुम्हें डालना पड़ता है कीपैड में। इसके बाद एक 30 सेकेंड टाइमर चलता है, जिसके बाद 5 सेकेंड के लिए कॉकपिट का डोर खुल जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और मैकेनिज्म होता है जो पायलट यूज कर सकता है। अब अगर पायलट को सस्पिशन है कि एक हाईजैकिंग हो रही है, तो वो सारे इमरजेंसी एक्सेस को ओवरराइड करके लॉक कर सकता है कॉकपिट के डोर को, जिसकी वजह से कोई भी कुछ भी करके कॉकपिट के अंदर घुस ही नहीं सकता। एंड यही वो चीज है
जो इस को पायलट ने यूज की यहाँ पर इस प्लेन को हाईजैक करने के लिए। जो कैप्टन थे प्लेन के, वो लॉक हो गए थे कॉकपिट के बाहर बिना किसी कंट्रोल के। 9:39 पर कॉकपिट के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डर था उसने ये ग्रैब किया कि कॉकपिट के डोर पे कोई बहुत तेजी से मार रहा है, लेकिन वो कॉकपिट डोर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको बनाया गया था आर्म्ड हाईजैकर्स से पायलट्स को बचाने के लिए। एंड इसीलिए कैप्टन के पास कोई चांस नहीं था। एंड आखिरी के कुछ मिनटों में सबको, कैप्टन, पैसेंजर्स, फ्लाइट क्रू, सबको पता था कि ये प्लेन क्रैश होने जा रहा है। किसी ने भी उस क्रैश को सरवाइव नहीं किया। 144 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू, कैप्टन और को पायलट, सबकी उस क्रैश में डेथ हो गई। इन पैसेंजर्स में एक एंटायर स्कूल की क्लास थी जो अपने फील्ड ट्रिप से लौट रहे थे स्पेन से। जो कैप्टन थे 34 ईयर ओल्ड पैट्रिक सॉन्डेनहाइमर, वो 2 बच्चों के पिता थे। एंड इस क्रैश के बहुत सालों बाद उनकी वाइफ ने एक फाउंडेशन उनके नाम पर खोल दिया था। ये फाउंडेशन यंग लोगों और बच्चों को हेल्प करता है ग्रीफ और क्राइसिस से ओवरकम करने में। पैट्रिक के हजारों फ्लाइट आवर्स थे एंड उनकी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स डेडिकेटेड थे प्लेन को और पैसेंजर्स को बचाने के लिए। जो को पायलट था वो 27 साल का था एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज वो बहुत पैशनेट था फ्लाइंग को लेकर। एंड उसके बेडरूम में पोस्टर्स थे एयरबस, बोइंग और लुफ्थांजा के। एंड एज अ चाइल्ड वो एक एक्सपर्ट ग्लाइडर पायलट भी बन चुका था। उसने लुफ्थांजा की फ्लाइट एकेडमी डायरेक्टली ज्वाइन कर ली थी स्कूल से निकलते ही, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो रुक गया। उस टाइम पे वो डिप्रेशन से सफर कर रहा था एंड उसके लिए वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेता था। एंड उसने बहुत महीने स्पेंड किए थे एक साइकियाट्रिस्ट केयर में। कुछ ही टाइम बाद उसको एक मेडिकल रिकमेंडेशन मिला कि वो अब रिकवर कर रहा है। एंड कुछ ही महीनों बाद उसका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट रिस्टोर हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये थी कि आगे चलकर अगर उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो उसको ग्राउंड कर दिया जाएगा फ्लाइंग से, मतलब कि उसको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद भी उसने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी अंटिल उसको एक प्रॉब्लम हो गई। जब वो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट भर रहा था ताकि वो एक एरिजोना बेस्ड लुफ्थांजा ऑपरेटेड फ्लाइट स्कूल में फ्लाई कर सके, उसने ये लिख दिया कि वो कभी भी किसी मेंटल डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज नहीं हुआ है। अब ये तो एक झूठ था एंड इसके लिए वो पकड़ा भी गया। एंड इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे झूठ बोलना इज अ जेलेबल ऑफेंस एंड मे बी एंड ऑफ अ फ्लाइंग करियर। लेकिन FAA ने उसको एक सेकेंड चांस दिया। उसने एडमिट कर दिया कि उसको डिप्रेशन हुआ था एंड उसको एरिजोना भेज दिया गया। एंड 2013 में उसने जर्मन विंग्स ज्वाइन किया। जर्मन विंग्स एक लो बजट एयरलाइन था जिसको लुफ्थांजा ओन करती थी। एंड इसके 1 साल बाद ही उसका डिप्रेशन वापस आ गया। उसको लगने लगा कि वो अंधा हो रहा है एंड वो काफी तरीकों के डॉक्टर से मल्टीपल टाइम्स हर हफ्ते मिलने लगा, क्योंकि उसको सितारे दिख रहे थे, फ्लैशेस दिख रहे थे, लाइट स्ट्रीक्स दिख रही थी, फ्लाइंग इंसेक्ट्स दिख रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स के स्कैन्स में ज्यादा कुछ मिला नहीं एंड उसको डायग्नोज किया गया विथ हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर। एंड इसके साथ साथ उसके फैमिली डॉक्टर ने भी कुछ डायग्नोज किया एंड वो फैमिली डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि वो एक साइकियाट्रिक क्लिनिक जाए। लेकिन उस को पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्टेड वो जनवरी 15 को उसी साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया जिसने स्टार्टिंग में इसकी हेल्प की थी। उसने साइकोथेरेपी ली एंड हैवी एंटी डिप्रेसेंट्स पे चला गया। एंड इस सब के बीच में वो अपना काम भी कर रहा था एंड फ्लाइंग भी कर रहा था। फरवरी से मार्च के बीच में उसको मल्टीपल सिक नोट्स मिले मल्टीपल डॉक्टर्स से। वो सही कंडीशन में नहीं था एंड वो चेंज करना चाहता था कुछ। क्रैश से 4 दिन पहले उसने अपने कंप्यूटर पे एयरबस 320 का लॉकिंग मैकेनिज्म सीखा था। उसकी जो उल्टी फ्लाइट थी डसेल्डॉर्फ से बार्सिलोना तक की, उस पे उसने डिसेंट मैकेनिज्म ट्राई किया था थोड़ी सी देर के लिए, जब पैट्रिक सॉन्डेनहाइमर कॉकपिट के बाहर थे। एंड जो रिटर्न फ्लाइट थी फ्रॉम बार्सिलोना टू डसेल्डॉर्फ, उसमें उसने कॉकपिट का लॉकिंग मैकेनिज्म एंड जो डिसेंट सिस्टम था वो यूज करके प्लेन को क्रैश करवा दिया। लेकिन ये कैसे हुआ होगा? पायलट्स के लिए मैंडेटरी होता है हेल्थ स्क्रीनिंग्स और रेगुलर एनुअल चेकअप्स।
लेकिन मेंटल हेल्थ को इजीली ओवरलुक कर दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। एंड क्योंकि पायलट्स ऑपरेट करते हैं एक ऑनर सिस्टम पे, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो सेल्फ इवैल्यूएट करें अपनी हेल्थ, एंड ये चीज एक इशू बन सकती है। अब जैसे इस केस में इस को पायलट को मना किया गया था डॉक्टर के थ्रू कि वो फ्लाई ना करे, लेकिन वो चीज उसने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई। लेकिन ऐसा कोई इंसान अगर एक रिस्क है पब्लिक सेफ्टी को, तो जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकता है एंड रिपोर्ट दर्ज कर सकता है अगेंस्ट देयर पेशेंट। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मल्टीपल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल सिक नोट्स इसके मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए लिखे थे एंड जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इसको अनफिट टू फ्लाई, उनमें से एक ने भी ये नहीं सोचा कि ये इंसान पब्लिक सेफ्टी को एक रिस्क हो सकता है। अब ये तो हमें नहीं पता। अब ये जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट नहीं किया, डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं तोड़ी, ये सारी चीजें काफी सेंसिटिव हैं। तो इन चीजों पे बिना नॉलेज के कुछ भी बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, जैसा कि फर्न ने अपने चैनल पे सजेस्ट किया है, कि तुम इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को जाकर देखो, पढ़ो और इस केस के बारे में समझो। एंड जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये जरूर सोच लेना कि ऐसा सिचुएशन आना बहुत अनलाइकली होता है। 2015 में जर्मन विंग्स का नाम चेंज करके यूरो विंग्स कर दिया गया था, लेकिन ये जो चेंज आया था वो क्रैश से पहले आ चुका था। एंड एंड में लुफ्थांजा ने उन सारे फैमिलीज को कॉम्पेंसेट किया जिनके फैमिली मेंबर्स उस प्लेन में थे। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि क्या ये पैसा इनफ है? उन फैमिलीज ने ऐसे लॉसेस झेले हैं जो शायद पैसा कभी भी हील ना कर पाए। ये पूरी वीडियो जो तुमने देखी वो फर्न के चैनल से ली गई है एंड वहां पर उन्होंने इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुली इस पूरे सिनारियो को अच्छे से समझाया है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो को इंग्लिश में देखना है तो तुम उनके चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार वालों के और अपने आसपास के लोगों के मेंटल हेल्थ का ख्याल जरूर रखें।